आईएएस पीसीएस के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे घटना चक्र पॉलिटी की एक सीरीज़ स्टार्ट हुई है, जिसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम लोगों को अपने भाग 5 का भाग 4 का तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और भाग 5 हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, एक मिनट। भाग 4 का तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, भाग 5 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों का आज इस भाग 5 का जो लास्ट पार्ट है सर्वोच्च न्यायालय, वो हमें पढ़ना है। ठीक, इसके पहले हमने भाग 5 पे जितनी भी चीज़ें आती हैं उनको कवर कर लिया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की जो व्याख्या की गई है वो की गई है अनुच्छेद 124 से 147 तक, 124 से 147 तक। ठीक, तो पहले इसको हम लोग पहले करेंगे, इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे, उसके बाद हम लोग आर्टिकल्स को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक, अब देखिए, भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकीकृत या इकहरी न्यायिक व्यवस्था है। ठीक है, जिसमें इस न्यायिक व्यवस्था में शीर्ष पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में। फिर उसके नीचे कौन है? उच्च न्यायालय, और फिर उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय। तो ये जो न्यायिक प्रणाली है, ये व्यवस्था है, इसको कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक, अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को और उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। ठीक, नेक्स्ट है कि इसकी स्थापना, गठन, शक्तियों के विनियमन, इन सारी चीज़ों से संबंधित अगर विधि बनानी है तो वो शक्ति किसको दिया गया है? वो शक्ति संविधान ने संसद को दी है कि आप सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन और बाकी जो भी शक्तियाँ हैं उनसे संबंधित विधि निर्माण की शक्ति दी गई है संसद को। ठीक, न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या कितनी है? 34, जिसमें से 33 न्यायाधीश होते हैं और एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक, तो इन न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, और न्यायाधीश बनने के लिए ये वाला पॉइंट देखिए इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी क्वेश्चन मतलब पूछा गया है कि न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु का कोई निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष तक मतलब वो न्यायाधीश बन सकता है। ठीक, अच्छा, अब हम लोगों ने नियुक्ति देख ली, न्यूनतम आयु देख ली। ठीक है, अब देखिए कैसे हटाया जा सकता है। तो साबित कदाचार या असमर्थता, मतलब कि अगर वो अपने जो भी उनका कर्तव्य है या जो भी उनको काम दिया गया है, अगर वो उसमें असमर्थ हो गए तो उसके आधार पर कैसे हटाया जाएगा? संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर, मतलब दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। जब दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा इनको हटाने का प्रस्ताव, तब इनको क्या करना पड़ेगा? अपने पद से हटना पड़ेगा। और ये सारी बातें कहाँ लिखी है? तो ये सारी बातें लिखी है, एक मिनट, हाँ, ये सारी बातें लिखी है आर्टिकल 124 के पार्ट 4 में। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि जो मुख्य न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अभी हम लोगों ने देखा। लेकिन राष्ट्रपति अकेले नहीं करते हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश से परामर्श, मतलब जिनको सब सारे न्यायाधीशों से नहीं, जिनको वो समझें। ठीक, मतलब जिनको जो लगे राष्ट्रपति को कि हाँ इनसे हमें सलाह लेनी चाहिए। ठीक, तो उनसे वो परामर्श करके उसके बाद वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और इसी तरह अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक होता है। मतलब मुख्य न्यायाधीश जब नियुक्त करना है तो अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। ठीक है, अब योग्यताएं क्या है? तो पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो, किसी हाई कोर्ट अथवा दो से अधिक न्यायालयों में, किसी हाई कोर्ट में या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश हो या 10 वर्षों तक अधिवक्ता हो। ठीक, इसको याद रखिएगा, 5 वर्ष तक न्यायाधीश हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो। ठीक, थर्ड, राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का ज्ञाता हो। ठीक, अगर मतलब राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ इस व्यक्ति को कानून की जानकारी है तो वो उसको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश घोषित कर, मतलब वो चुन सकता है। ठीक है,
अब देखिए, नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद कहीं और वकालत नहीं कर सकते। ये वाला पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, यही सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जो आरओ का पेपर है वो बहुत फैक्चुअल होता है। ठीक, मतलब अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन फैक्ट्स तो अभी भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपको इन मतलब वो घुमा सकते हैं, जैसे वो कुछ भी घुमा सकते हैं कि इनको शपथ ये दिलाते हैं या उनके द्वारा दिलाया जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर भी बैठकें, चूँकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है, लेकिन मान लीजिए अगर अर्जेंट है, ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश चाहते हैं कि दिल्ली के अतिरिक्त किसी दूसरे स्थान पर बैठक बुलाई जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो ऐसा वो कर सकते हैं, बस उनको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक, तो अब तक 2 जगह ऐसा किया जा चुका है, मतलब दिल्ली के अतिरिक्त बैठकें बुलाई गई हैं। कहाँ कहाँ पे? हैदराबाद और श्रीनगर में। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किसके द्वारा की जाएगी? संसद द्वारा। अब यहीं पे आपको घुमा दिया जाएगा एग्जाम में, कह दिया जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती बल्कि संसद के द्वारा की जाती है। ठीक, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। ठीक, और वेतन का निर्धारण कौन करेगा? संसद। मतलब अगर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी है, वेतन का निर्धारण करना है, तो वो संसद। ठीक, लेकिन शपथ दिलाना है या त्यागपत्र देना है तो किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, ठीक। अब देखिए, सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी। ठीक है, YV चंद्रचूड़ जी। और सबसे कम समय तक कमल नारायण सिंह। इनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, जब भारत में ये लोकहित मुकदमे के समय, ठीक, न्यायिक पद्धति में जब लोकहित मुकदमा हुआ था, इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस टाइम पे कौन थे न्यायमूर्ति? तो PN भगवती जी थे। ठीक, ये 3 व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये था कुछ इनसे रिलेटेड फैक्ट, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। अब हम लोग आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आर्टिकल क्या है? 124 से 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 125 में न्यायाधीशों का वेतन, ठीक, कितना होगा, कहाँ से दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें। 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, मतलब मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश अपने काम को करने में असमर्थ है या तो अनुपस्थित हो गए हैं, तो उनके जगह पे एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, और किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? 126 के तहत किया जाएगा। ठीक, फिर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127, वही अगर न्यायाधीशों की मान लीजिए संख्या, देखिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि लोकसभा और राज्यसभा में कि बैठक बुलाने के लिए या बैठक करने के लिए कोरम होना चाहिए ना, 1/10 का कोरम पूरा होना चाहिए। अगर कोरम पूरा नहीं होगा तो ये लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का कर्तव्य है कि वो बैठक को मतलब बैठक नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे ही न्यायाधीश में भी है। मान लीजिए बहुत सारा काम है, बहुत सारे केसेस हैं, न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ रही है, तो कोरम पूरा करने के लिए कुछ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक, उन्हीं को तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। फिर जब काम पूरा हो जाता है तो इनको हटा दिया जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 129 है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है कि न्यायालय जो भी निर्णय लेगा उसका मतलब सारा साक्ष्य रखा जाएगा और ज़रूरत पड़ने पे उसको यूज़ भी किया जाएगा। ठीक है, फिर 131 क्या है? मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार का ये मतलब है कि मान लीजिए केंद्र राज्य के बीच में कोई विवाद हो गया, या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो गया, या एक तरफ कई सारे राज्य हैं और एक तरफ भारत सरकार है, ठीक, इनके बीच में विवाद हो गया, तो उस विवाद को निपटारा करने का, ठीक, काम किसका है? शक्ति किसको दी गई है? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक, ये इनका मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार होता है। तो ये क्वेश्चन भी आया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद को निपटारा करने का जो शक्ति है, करने की जो शक्ति है या अधिकार है, वो कौन से अधिकार में आता है? ठीक है, तो मूल क्षेत्राधिकार। फिर 132 क्या कहता है? 132 कहता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, कुछ मामलों में अपील करने जो
अधीनस्थ न्यायालय हैं वो अपील कर सकते हैं। ठीक, ये आर्टिकल 132 में दिया है और 133 में है कि सिविल मामलों में अपीली क्षेत्राधिकार। ठीक, दोनों बात को ध्यान रखिएगा। 134 में आपराधिक मामलों में, ठीक, 3 है, इन तीनों को ध्यान रखिएगा। 132 कुछ मामलों में, 133 सिविल मामलों में और 134 आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक, अब आ गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट 143। अब 143 में क्या है? 143 में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति की परामर्श करने की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति को ऐसा कोई विषय है, ठीक है, जिन पे उनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा परामर्श करना चाहिए, तो ये राष्ट्रपति की शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है। लेकिन ये राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह को माने या ना माने। ठीक, ये 143 हो गया। फिर 145 में क्या है कि संविधान के निर्वचन से संबंधित, मतलब कोई ऐसा मामला है जो संविधान से संबंधित है, ठीक है, तो उसकी सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। 5 से कम न्यायाधीश होंगे तब इससे रिलेटेड संविधान में मान लीजिए जो भी चीज़ें हैं, ठीक, संविधान के अंदर जो जो भी चीज़ें हैं उनसे संबंधित अगर मामले की सुनवाई करनी है तो अगर 5 से कम जज होंगे तो सुनवाई नहीं हो सकती। ठीक, तो 5 या 5 से ज़्यादा जज होने चाहिए। ठीक, 137 क्या है? अच्छा, कुछ ऊपर छूट गए थे। ठीक, 134 के बाद ये तो इम्पॉर्टेंट था। अब ये देख लीजिए कि अपने निर्णयों का या आदेशों का ये पुनर्विलोकन कर सकता है। ठीक, तो अगर ये पूछा जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति किसमें है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, तो 137 में। 139 क्या है? ये भी इम्पॉर्टेंट है कि देश के किसी हाई कोर्ट में चल रहे मामले को किसी दूसरे हाई कोर्ट में भेजने का अधिकार भी किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। अब यहाँ ये क्वेश्चन फंसाया जा सकता है कि देश के किसी हाई कोर्ट में चल रहे मामले को किसी अन्य हाई कोर्ट में भेजने का अधिकार संसद को है या राष्ट्रपति को है। ठीक, तो वहाँ वो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। फिर 141 क्या है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो विधि घोषित होगी, ठीक, जो भी उसने विधि बना दी है वो सभी हाई कोर्ट पर आबद्ध कर होगा। ठीक, सभी जो उच्च न्यायालय होंगे उन पे आबद्ध कर होगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। अब यहाँ पे 2 चीज़ देख लीजिए। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है कि सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक कहा जाता है। ठीक, और ये हम लोगों ने मूल अधिकार में भी पढ़ा था कि अगर मान लीजिए आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आपके मूल अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो मूल अधिकारों का भी रक्षक है, संविधान का भी रक्षक है। कैसे रक्षक है कि मान लीजिए कि सरकार ने, ठीक, कोई विधि ऐसी बना दी जो कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उस विधि को सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा? नल कर देगा, मतलब कि अमान्य घोषित कर देगा, ज़ीरो कर देगा। ठीक है, तो मतलब कि सरकार कोई भी ऐसी विधि नहीं बना सकती जो कि भारतीय संविधान के खिलाफ हो। ठीक है, उसमें जो भी चीज़ें दी गई है अगर उसके ऑपोजिट बनाएगी विधि तो सुप्रीम कोर्ट उसको ज़ीरो कर देगा, अमान्य कर देगा। ठीक, यही चीज़ कहा गया था केशवानंद भारती केस। इसका डेट आप लोग याद रखिएगा, डेट भी पूछ लेता है कभी कभी, 1973। इसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत, मतलब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, मतलब इस केस में ये कहा गया था कि संविधान के किसी भी संशोधन में, मान लीजिए संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन हुआ है तो उस संशोधन की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकेगा। अगर वो समीक्षा, ठीक, संविधान के जो भी प्रावधान है उनके पक्ष में होगी तब तो वो लागू हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा। लेकिन अगर उसके ऑपोजिट होगी, ठीक, तब वो ज़ीरो हो जाएगा। देखिए लिखा है, यदि वह संशोधन संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट, और इसी के साथ हमारा जो भाग 5 है, ठीक, इसी के साथ हमारा भाग 5 खत्म, समाप्त हो गया। ठीक, कल से हम लोग पढ़ेंगे भाग 6। ठीक, जो आपको क्वेश्चन कराना था संडे को, पूरी वीडियो कल रिकॉर्ड हो गई थी, बस कुछ तकनीकी खराबी के कारण वो अपलोड नहीं हो पाई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट संडे से आपको प्रॉपर वीडियोस मिलेंगी, उसकी चिंता मत करिएगा, बस आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।